सही है कि मैं सबकी लैला हूं, मैं जानता हूं। हैदराबाद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। हैदराबाद की गलियों में जब वो निकलते हैं तो उनके साथ एक हुजूम चलता है। कोई फूलों की माला पहनाता है, कोई शॉल पहनाता है, तो कोई उन्हें जीत का आशीर्वाद देता है। ये बताइए आप कहाँ रहते हैं हैदराबाद में? मैं बिल्कुल लोकल हूँ। मैं चंद्रायनगुट्टे से आई, ओल्ड सिटी से। मेरा चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं 10 साल पब्लिक में हूँ। माधवी लता जी खड़ी हैं विरोध में इस वक्त सामने असदुद्दीन ओवैसी के, टक्कर दे पाएंगी? नहीं, उसको तो डिपॉजिट भी नहीं बचेंगे। क्यों डिपॉजिट क्यों नहीं बचेंगे? बोल दो, वो भी ओल्ड सिटी की है। आज तक ओल्ड सिटी में कभी दिखी नहीं। किसी की पूछो, किसको भी दिखी क्या माधवी लता? माधवी लता ऐसी है। చూసిరా మాధవి లతను మీరు ఎప్పుడన్నా? हिंदी में बोलेंगे आप? देखा है माधवी लता का कहना है कि हिंदू समुदाय डरा हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं। टक्कर देंगी, वो टक्कर देंगी। जरूर हमारा असद साहब भी देंगे अम्मा, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है कि हमारे दलित और मुस्लिम्स और मेरे मजलिस के जितने भी है हमारे दलित की समाज के वास्ते इतना डेवलपमेंट करे कि आपको देखे होंगे कि जो हैवाना पार्लियामेंट में अभी तक कोई भी ऐसा जय भीम बोल के नारा नहीं दिए, एक ही एक शख्स दिए। ओवैसी साहब पर तो आरोप लगता है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। गलत बात है। हम दलित लगा लेके भी जैसा कि दस्तूर है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के वास्ते जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, दो मनुस्मृति लाने के वास्ते सोच रहे हैं। माधवी लता का तो नाम तो यहीं तक अब तक पता नहीं है। वो जमीन पर आके जो आम आदमी का जब तक काम ही नहीं करी, अभी आके इलेक्शन आते क्यों ना आके सबके सामने ये यूट्यूब चैनलों में, ये पूरा सोशल मीडिया में उन्होंने ऐलान होने के लिए उन्होंने कर रही, लेकिन किसका गरीब का कोई काम नहीं करी। आके अभी इलेक्शन मर रहे। अब तो हमारा असद साहब तो हमारे MP साहब, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। हमारा MP साहब तो लॉकडाउन में हर घर को खाना भिजाया, राशन भिजाया, उनके लिए हम पदयात्रा के दौरान ओवैसी महिला वोटर्स से मिले, खुद के लिए वोट मांगे। सलाम वालेकुम खाला, दुआ फरमाइए, ईद मुबारक। हाँ, जरा वोट डालना 13 तारीख को आप। सलाम वालेकुम मेरी बहन। डाल दो। तुम डाल दो। मुबीन कहाँ है? मुबीन MLA साहब आइए। इमाम ज़मीन बंद दीजिए भाई। बात करना 13 मई को याद रखिए, जरा थोड़ा धूप भी रहेंगी, मगर सुबह जाकर वोट डालिए और दुआ करिए। शुक्रिया। किसको करेंगे? पतंग को वोट देंगे, असद को देंगे। हमेशा पतंग को डालते हैं, पतंग को डालते हैं। हम अभी भी पतंग को डालेंगे। क्यों देते हैं वोट इनको? क्यों देते हैं वोट इनको? हमारी मर्जी, हमारी खास बात होगी ना। क्या खास बात है, क्या वजह है? इस्लाम मुस्लिम का है तो हमारा ईमान है ना, डालेंगे। जी हाँ, मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं आप, इसलिए वोट देंगे। सबका इनकी मोहब्बत है, मगर है कोशिश कर रहे हैं तो सबका साथ। ओवैसी के प्रति लोगों का प्यार देखते ही बनता है, हालांकि वो किसी भी तरह की नारेबाजी से लोगों को रोकते नजर आए। और इस दौरान हमने उनसे हैदराबाद के विकास को लेकर भी सवाल पूछ लिया। यहाँ तेलंगाना में एक मिनट के MIM के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर TRS की गवर्नमेंट से हमने मिलकर उनसे बताया। एक मिनट ठहरो, ये आज तेलंगाना में गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल्स में करीब 70,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां क्लास 6 से क्लास 12 तक हॉस्टल में रहकर अलग अलग पढ़ रही हैं। अब इसे क्रेडिट क्यों नहीं देते हमको? आप अभी लोग देखते ही नहीं है, क्या करेंगे उनको? नहीं, मगर फिर वही वाली बात आ जाती है कि सबके लिए काम हो रहा है या एक समुदाय के लिए हो रहा है? ना, यही तो बता रहे हैं। गवर्नमेंट के स्कीम में दलितों के लिए अलग रेजिडेंशियल स्कूल है, बैकवर्ड क्लास के लिए अलग है, माइनॉरिटीज के अलग है। तो हम वही बोले कि भाई सबके लिए खोले तो अब यहाँ भी खोलो। आज आप देख रहे हैं कि 70,000 के ऊपर मुस्लिम बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अच्छा, 11-12 में आने के बाद उन बच्चों की
ख्वाहिश और उनके इंटरेस्ट पर अलग अलग जगह पर नीट की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग अलग, एनडीए में गए। लेकिन स्कूल और मदरसों पे तो राजनीति हो रही है। अरे देखिए वो तो खैर आर्टिकल 30 का वायलेशन है, जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने राइटली उसको स्टे दिया, मगर तालीम के मैदान में हम काम कैसे, हमारे पास पार्टी में एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के तहत जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है साल में एक मरतबा नातिया मुशायरा, उसमें जो पैसे बचते हैं उस ट्रस्ट के जरिए हम जितने गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। हर साल 12,000 के करीब गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बैग देते, एसएससी में अगर कोई 80% लाता है तो कैश अवार्ड देते, हेडमास्टर को देते। ये हमारा काम है। देखिए तो इसी ये वजह से मार्जिन और बढ़ता जाता है। नहीं मार्जिन बढ़ने के लिए भी होता है और एक हमारा अखलाकी फरीजा भी है कि हम उसको कुछ करें। अच्छा, अकबर को बदनाम करते हैं, अकबर ये भाषा, अरे भाई अकबर जो काम कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के करीब 16,000 के करीब बच्चे बच्चियां उनके स्कूल्स में फ्री में पढ़ते हैं। अब ये काम आप करिए ना, कौन रोक रहा है आपको, मगर आप गाली देते हैं। लेकिन वो पब्लिक लाइफ में है, तो वो जब ऐसी बात किसी मंच से कहते हैं तो वो हाईलाइट हो जाती है, भाई हेडलाइन बनती है, तो ये काम तो दिखता नहीं है। ठीक है, आपका राइट है जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, मगर भाई जो हम पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करते हैं, भाई आप एक ट्यूटोरियल सेंटर नहीं खोल सकते, आप एक डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते, और आप हमको बड़ी बातें करते हैं। अरे हम कर रहे हैं ना, आपको अगर नहीं दिख रहा है इनको तो क्या करेंगे, मगर जनता तो देख रही है। तो ओवैसी का विजन जो है वो हैदराबाद से और कितना आगे तक है? नहीं, हमारा विजन यही है कि हमारा जो देश है वो एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर समुदाय को उसका हक मिलना चाहिए। गलियों से होते हुए ओवैसी का ये चुनावी अभियान एक होटल में पहुंचा, जहां उन्होंने हल्का जलपान किया और अपनी फिटनेस का भी राज बताया। यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बात की आते वक्त भी, और मिले। ज़्यादातर ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वोट करते आए हैं कि हम सालों से इन्हीं को वोट करते हैं। हम पैदाइश से हमने देखा, हमारे परिवार में लोग इन्हीं को वोट कर रहे थे, इसी परिवार को वोट कर रहे थे। तो वो एक एसोसिएशन है फैमिली के साथ लोगों की, तो उम्मीदें भी फिर बहुत हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा एक अल्लाह से हम बार बार भीख मांगते रहते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को, इस मोहब्बत को हम इन लोगों को शर्मिंदा ना होने दें। तो यकीनन हमारे पर जिम्मेदारी है, और उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग हमारे वालिद को, हमारे बुज़ुर्गों को जो उससे पहले थे उनकी मेहनत को याद करते हैं, और हमेशा हमसे लोग याद दिलाते रहते कि देखिए वो लोग ज़्यादा मेहनत करते थे आपसे ज़्यादा। तो हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत को ज़िंदा भी रखें और उनसे अच्छा काम करने की कोशिश करें। यहाँ जो तमाम लोग हैं उसमें बड़ी संख्या में युवा हैं, बहुत सारी, तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं यहाँ, या वो जिस तरफ देखना चाहते हैं दुनिया में बढ़ने के लिए, क्या वो फराहम है, उनको वो मिलता है? ये एक बात का हमको इकरार करना पड़ेगा कि यहाँ नौजवानों में एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है और किसी हद तक मायूसी आ रही है जो ख़तरनाक है इस देश के लिए, कि उनको रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट से उनके मौके नहीं मिल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए भी। आपको एक मिसाल देता हूँ, हमने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जॉब मेला किया, तो एक जॉब मेला में कितने 5-6 हज़ार, कितने 7,000 लोग आए, करीब 11,000 करीब बच्चियाँ आए। आप अंदाज़ा लगे एक असेंबली सेगमेंट में एक दिन के जॉब मेले में 10-11 हज़ार लोग आते हैं, तो आप यहाँ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे मुल्क में वो किसी मुल्क में नहीं है, मगर ये हमेशा लास्ट नहीं करेगा, ये और एक 20 साल 25 साल रहेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद सबसे ज़्यादा एजेड पॉपुलेशन भारत में रहेगा। तो अफसोस ये है कि इतनी बड़ी 2 मरतबा बीजेपी सत्ता में आई, मगर तब भी वो इस मसले को अगर वो हल कर देते तो भारत एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क बन जाता। नहीं तो पर मुल्क में आबादी भी इतनी है, समस्याओं को वो कह रहे हैं हम अगले 5 साल में हल कर देंगे। नहीं, यही तो भारत की आबादी एक एसेट है इस देश के लिए। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो 50% हमारी देश की आबादी 40 साल से कम उम्र की, अगर हम उनको वो स्किल्स दे देते, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे देते, तो यकीनन
हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा तो कोई उठाता नहीं ना, आखिरकार तो मुद्दे वही हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान, जात पात, कास्ट क्या है आपकी। इसीलिए तो आज नहीं तो कल सब सफ़र करेंगे। ये जो मैजिक शो हो रहा है, इसको मैजिक शो बोलते हैं, जो कास्ट का और कम्युनलिज्म का एक मैजिक शो हो रहा है। एक ना एक दिन तो मैजिक शो ख़त्म होगा। ये कोई इस दुनिया में आया तो 100 साल तो ज़िंदा नहीं रहेगा, जो भी उम्र अल्लाह लिखे, मगर उस मैजिक शो के बाद जब रियलाइजेशन होगा तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, पर फिर वही आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है ना कि आप भी तो एक धर्म विशेष की बात करते हैं, उनके हक की उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग नहीं करते हैं, ना हम उसको अपने सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हैव नॉट्स है, जो जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, उनको हम साथ ले रहे हैं। और हमारी कोशिश कर रहे हैं। अब जब जॉब मेला हम करते हैं तो जॉब मेला में कम से कम 30 से 35% तो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम्स है। तो अब उनको रोक दिए कहने बताइए, हम तो उनको भी वहीं पर कई 800 या 900 कितने 1060 लोगों को वहीं का उनको अपॉइंटमेंट मिला। दूसरों को हम ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं। तो ये इस पे हम क्यों करेंगे। वैसे साहब, ये जो कैंपेन है, इसी को वो करने के लिए कि फिट रहें, उसी के लिए आपके वो वीडियो दिखाई देते हैं जिसमें आप एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब की बार फ़र्क है, पिछली बार कुर्ते पजामे में था, इस बार आपने चेंज किया। नहीं, हमेशा इसी में रहता हूँ मैं। एक ज़माना था जब हम शर्ट पैंट पहनते थे 2000 तक, मगर यही हमारा लिबास है। अब इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत आपको फिट रहना पड़ता है, क्योंकि अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया में आपको ज़्यादा आवाम से मुलाकात करने के लिए पैदल फिरना पड़ता है। रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो फिर आप गांव में जाते हैं ज़्यादा गाड़ियां रखकर लोगों से, मगर अर्बन एरिया है और आज वीकेंड है, हफ्ता है आज, तो ज़्यादा लोग आपको मिल जाते हैं, तो ज़्यादा आपको फिरना पड़ता है।